माई सेल्फ CS दीपशिखा गर्ग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। एंड हमने लास्ट क्लास में इंडिया 16 के इलस्ट्रेशंस को कवर किया था। आज हम इंडिया 16 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हमारे ये टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चंस जो है ICAI स्टडी मटेरियल से ही हम करेंगे। सो हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ABC Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these costs. तो इसमें ये डिटेल्स दी गई हैं और हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। प्लीज एडवाइज ABC Limited on the cost that can be capitalized in accordance with India 16। इसमें क्या पूछा है कि जो कोस्ट है वो कौन सी ऐसी कोस्ट है जो कैपिटलाइज्ड की जा सकती है एज पर इंडिया 16। तो इंडिया 16 के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि जो डायरेक्टली खर्चे होते हैं, जो PPE से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो हम उसमें ऐड करते हैं जो कि कैपिटलाइज्ड अमाउंट कहलाते हैं। ठीक है, सो हमें इसमें कॉस्ट ऑफ प्लांट दिया गया है, कॉस्ट पर सप्लायर्स इनवॉइस प्लस टैक्सेस 25 लाख दिए गए हैं। देन इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट है, वो भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये खर्चे क्या होंगे, ऐड होंगे। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन जो है वो भी ऐड होगा क्योंकि इससे डायरेक्टली लिंक है कॉस्ट ऑफ प्लांट से। देन कंसल्टेंट्स यूज्ड फॉर एडवाइस, जो हमने कंसल्टेंट्स को हायर किया है एडवाइस के लिए, तो वो खर्चा भी क्या होगा, ऐड होगा इसमें। एक पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट चार्जेस पेड टू सप्लायर ऑफ प्लांट फॉर डेफर्ड क्रेडिट, यानी कि इसमें इससे क्या मतलब है कि हमने जो सप्लायर है उसको हमने लेट पेमेंट किया है और उसके लिए हमने उसको इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट चार्जेस पेमेंट करी है। तो ये जो अमाउंट है, ये जो एक आइटम है, जो एक जिस तरह से हम कैश डिस्काउंट रिसीव करते हैं, अगर हम एडवांस में पेमेंट करते हैं सप्लायर को, ठीक है, तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता, तो कैश डिस्काउंट को हम यहाँ पे लेस नहीं करते। इसी तरह अगर हम लेट पेमेंट करते हैं तो उस चीज को भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। एक ट्रेड डिस्काउंट होता है जो वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ट्रेड से रिलेटेड होता है, तो उसको हम लेस करते हैं। इसी तरह जो कैश डिस्काउंट है उसको हम इसमें से लेस नहीं करते। इसी तरह जो लेट पेमेंट के लिए हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट करी है, यानी कि हमने जो इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करके सप्लायर को जो इंटरेस्ट पेमेंट करी है, तो वो इसमें ऐड नहीं होगी, जो क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी। देन नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड आफ्टर 7 ईयर्स, तो ये इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, इसको हम ऐड करेंगे। देन ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, ये देखो ये क्या दिया गया है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन जब जब एंटिटी करती है, ABC लिमिटेड ने जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया है उसमें जो खर्चे हुए हैं, यानी कि ये जो प्लांट को इंस्टॉल करने के खर्चे नहीं है, हमें जो खर्चे निकालने हैं वो ओनली प्लांट को इंस्टॉल करने के जो खर्चे हैं वो उसमें ऐड करने हैं, तभी हमारे को कैपिटलाइज्ड अमाउंट का कैलकुलेशन आएगा। सो हम इसमें 4 लाख को ऐड नहीं करेंगे। एक बार हम इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं जो स्टडी मैट में दिया गया है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, कॉस्ट ऑफ प्लांट को, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट को ऐड किया है, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन को ऐड किया है, कंसल्टेंट्स की फीस को ऐड किया गया है, और डिसमेंटलिंग की जो प्रेजेंट वैल्यू की कॉस्ट है उसको भी हम ऐड करेंगे। एंड देन इसमें जो खर्चे हैं ये देखो दिया गया है कि इंटरेस्ट चार्जेस पेड ऑन डेफर्ड क्रेडिट टर्म्स टू द सप्लायर ऑफ द प्लांट नोट एक क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। एंड ऑपरेटिंग लॉसेस क्या है, बिफोर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं, तो वो प्लांट की जो उसकी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये तो हमारे डे टू डे प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे हैं। तो हमारा जो कैपिटलाइज्ड अमाउंट आएगा वो 43 लगाएगा। तो हम आगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। A Limited has an item of property, plant and equipment with an initial cost of 1 lakh at the date of revaluation. Accumulated depreciation amounted to ₹55,000। ये क्वेश्चन हमने इलस्ट्रेशंस में भी किया था, सेम क्वेश्चन यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज में दिया गया है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो 55,000 है। देन जो प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू कितनी बचेगी, 45,000 बचेगी। एंड देन 65,000 तो इसको रिवैल्यू किया गया है, तो 20,000 से इसकी इंक्रीजमेंट हुई है। ये सेम क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेशन में भी था, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। एक बार हम इसका आंसर भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि इसमें दिया गया है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हम एंट्री पास करेंगे जो 11th स्टैंडर्ड में जैसे करते थे, सेम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। देन एसेट की वैल्यू 20,000 से इंक्रीज हो गई, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू
रिवैल्यूएशन सरप्लस। सो हमारा जो है ये 20,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस हो जाएगा। सो देन हम इलस्ट्रेशन 3 की तरफ चलते हैं। वी लिमिटेड ओन्स एन एसेट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख एंड एक्विजिशन मैनेजमेंट डिटरमाइंड दैट द यूजफुल लाइफ वाज 10 ईयर्स। जो यूजफुल लाइफ थी वो 10 ईयर्स थी। द रेजिडुअल वैल्यू वुड बी 20,000, यानी कि 20,000 की जो रेजिडुअल वैल्यू है एंड यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। द एसेट इज नाउ 8 ईयर ओल्ड एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर हैव बीन नो रिविजन्स टू द असेस्ड रेजिडुअल वैल्यू। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से 8 ईयर्स तक का हमने जो है वो डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। 20,000 रेजिडुअल वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन निकालने का, ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। सो हम आगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर 8 management has reviewed the useful life and residual value and has determined that the useful life can be extended to 12 years। यानी कि जो यूजफुल लाइफ को जो है वो एक्सटेंड किया गया है अप टू ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स उन्होंने उसको यूजफुल लाइफ को रिकन्सिडर किया है और वो उसको एक्सटेंड किया है अप टू 4 ईयर्स, यानी कि फर्दर 4 ईयर्स को तक एक्सटेंड किया गया है। इन व्यू ऑफ द मेंटेनेंस प्रोग्राम adopted by the company as a result the residual value will reduce to। तो इसमें 8th ईयर के एंड पे जो रेजिडुअल वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाएगी 10,000। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फिर 8 ईयर के एंड पे उसके अकॉर्डिंग हमें रेजिडुअल वैल्यू को लेना होगा। जैसे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस फिर वो जो 8 ईयर के एंड पे जो कॉस्ट होगी लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। एक बार हम इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, हमने इलस्ट्रेशंस में भी एक क्वेश्चन इसी तरीके का किया था। देखिए जैसे ओरिजिनल कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 18,000 पर मंथ आएगा। तो 8 ईयर्स तक इसको हम लेस करेंगे जो कि बनता है 1,44,000। सो देन हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी रह जाएगी 56,000 हमारी वैल्यू रह जाएगी एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स। अब हमने एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स हमने क्या किया था, उसकी जो मशीनरी की लाइफ है उसको एक्सटेंड कर दिया था। कितना एक्सटेंड कर दिया था, अप टू 12 ईयर्स तक हमने उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया था। तो हमने उसको कितना बढ़ाया 4 ईयर्स तक यानी कि बढ़ाया। तो हम उसकी मशीनरी की वैल्यू जो एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स है लेस जो हमारा रेजिडुअल अमाउंट जो चेंज होकर 10,000 किया गया था तो उसको हम कंसिडर करेंगे। अब देन कॉस्ट ऑफ मशीन लेस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ कितनी मानेंगे 4 ईयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 11,500 का डेप्रिसिएशन पर एनम आएगा 4 ईयर्स तक। ऐसा ही सेम इलस्ट्रेशन हमने इलस्ट्रेशंस में भी किया था, सेम क्वेश्चन हमने ये। तो देन हम आगे क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। देन एक्स लिमिटेड हैज ए मशीन विच गोट डैमेज ड्यू टू फायर। यानी कि एक मशीन है। आप सबसे पहले हमें देखो हर क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझना होगा कि क्वेश्चन में कहाँ क्या जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। देन इसमें बोला गया कि मशीनरी क्या है वो डैमेज हो गई है फायर की वजह से, कंप्लीटली फायर की वजह से डैमेज हो गई है। उसकी मशीनरी की अमाउंट कितनी थी 1 लाख थी पूरी, वो डैमेज हो गई है, कुछ नहीं बचा। देन आगे क्या बोला कि सोल्ड द डैमेज एसेट एज स्क्रैप। जो डैमेज एसेट थी उसको एज स्क्रैप उन्होंने बेचा। कितने में बेचा 4 रुपीज़ 10,000, ठीक है। देन 10,000 उसमें से कवर हुए, 90,000 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया क्योंकि पूरी डैमेज हो चुकी है और जो स्क्रैप का जो वैल्यू था वो 10,000 था, हमें 90,000 का लॉस हो गया। सो हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन को देख के समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आपको क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है। जैसे एक्स लिमिटेड हैज इंश्योर द सेम, आगे बोला कि एक्स लिमिटेड ने उसको इंश्योर किया हुआ था यानी कि उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तब उसको इंश्योरेंस से कितना अमाउंट मिला है देखते हैं। चलिए एज ऑन 31 मार्च 2001 द कंपनसेशन प्रोसीड्स वर स्टिल इन प्रोसेस बट द इंश्योरेंस कंपनी हैज कंफर्म्ड द क्लेम। कंपनसेशन ऑफ ₹50,000 इज रिसीवेबल यानी फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। तो अब लॉस कितना हुआ था 90,000 का लॉस हुआ था। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितना कवर किया हमने 50,000 का कवर किया। सो हैव एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन। हम एक बार इसका आंसर हम गो थ्रू कर लेते हैं, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। सो देखिए हमें कितना में हम रिकॉग्नाइज कितना करेंगे इनकम को, 50,000 की इनकम को हम क्या करेंगे रिकॉग्नाइज करेंगे जो इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। एंड हमें कितना लॉस हुआ था 90,000 का लॉस हुआ था, इसमें हमें ये बताया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़कर आपको आंसर समझ में आ जाता है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी सॉल्व करने हैं। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5th की तरफ चलते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे, जो कि हम अभी इसी में कर रहे हैं। देखिए, हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया 16 में क्या होता है, एक डीकमीशनिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डीकमीशनिंग क्या होता है। ठीक है, मान लो एक फैक्ट्री है, ठीक है, हमने उस फैक्ट्री पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, डीकमीशनिंग की हम बता रहे हैं। जैसे हमें मान लो उस फैक्ट्री पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, उस फैक्ट्री के लिए मैंने उसमें एक वो लगवाया, वाटर निकालने की कोई मशीन लगवाई उसमें से, जिसमें कि जो लैंड से वाटर निकाला जाएगा। मान लो हम ब्रिक्स बना रहे हैं, हम ईंटें बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने पानी निकालने के लिए यहाँ पे एक मशीन लगाई उस बिल्डिंग में। और उस मशीन को लगाने का कितना खर्चा है, और उस मशीन को जब हम मान लो 10 ईयर्स के लिए हमने ये बिल्डिंग ली है, ठीक है, अब 10 ईयर्स के बाद हमें ये मशीन हटानी पड़ेगी। हमें उस मशीन को हटाने का कितना खर्चा है, 1 लाख रुपए जो खर्चा है, मान लो 10 साल के बाद उस मशीन को हटाने का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपीज है। तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि जो 1 लाख रुपीज का खर्चा हमें 10 साल के बाद आएगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, यानी कि डीकमीशन, यानी कि उसको जो मशीन है उसको डिटैच करने का जो खर्चा है, तो उसको हम डीकमीशनिंग बोलेंगे। तो डीकमीशनिंग का जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसकी आज जो 10 लाख, जो हमारा 1 लाख का जो खर्चा 10 ईयर्स के बाद आ रहा है, और आज की उसकी डेट में उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, मान लो 1 लाख रुपीज हो गई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा। हम इसके कॉन्सेप्ट को थ्रू कर लेते हैं। हमें डीकमीशनिंग का मीनिंग समझ में आ गया कि डीकमीशनिंग किसको किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमें अगर इसमें देखिए दो अप्रोच होती हैं, एक होता है कॉस्ट मॉडल, एक होता है रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इफ एसेट इज मेजर्ड यूजिंग कॉस्ट मॉडल, अगर उस एसेट को हम कॉस्ट मॉडल पर मेजर कर रहे हैं, नंबर 2 क्या हम कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल पर मेजर कर रहे हैं उस एसेट को, तो हमारी दो अप्रोच हो गई, वन इज कॉस्ट मॉडल एंड सेकेंड इज रिवैल्यूएशन मॉडल। तो इसमें भी आगे दो बातें होती हैं कॉस्ट मॉडल में, या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है या फिर हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, उसको हम एसेट में इंक्रीज कर देंगे। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल पर है, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, यानी कि हमारी जो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है कि वो क्रेडिट होती है, तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग होगा, और उसके हमें एसेट अकाउंट को डेबिट करना होगा। और इसी तरह अगर रिवर्स होगा, इसी तरह अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, लायबिलिटी डिक्रीज होती है, तो हम प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड देन रिवर्स में क्या लिखेंगे, एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट कॉस्ट मॉडल पर है। अगर यही रिवैल्यूएशन मॉडल पर होती तो हम क्या वर्ड यूज करते, रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन सरप्लस वर्ड यूज करते। ठीक है, बाकी प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग तो वही रहेगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, अगर डिक्रीज होती है तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग को डेबिट करेंगे। और उसके रिवर्स में क्या चलेगा, रिवैल्यूएशन लॉस या रिवैल्यूएशन गेन चलेगा, क्योंकि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमें उसके लिए रिवैल्यूएशन लॉस वर्ड यूज करना होगा, और लायबिलिटी कम हो रही है तो हमें गेन हो गया तो हमें रिवैल्यूएशन गेन वर्ड यूज करना होगा। तो हमारी ये 4 एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे 5th-6th क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो जो इसकी टेस्ट नॉलेज के जो 5 नंबर क्वेश्चन है एंड 6 नंबर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें ये एक एंट्रेंस के कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमें जो इंडेक्स का जो 16 का 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है उसको हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं अपने बुक से। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एंटिटी हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ए रिलेटेड डीकमीशनिंग लायबिलिटी। एंटिटी के पास क्या है, डीकमीशनिंग लायबिलिटी है, जो कि हमने भी पढ़ा था कि डीकमीशनिंग लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, सो देन न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 को क्या है,
ऑपरेशन स्टार्ट हो गया और जो प्लांट की यूजफुल लाइफ कितनी है 40 ईयर्स है। अभी हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये कुछ नहीं सोचना, आपको क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझना है एंड देन क्वेश्चन को करते जाना है उसी तरीके से। जैसे प्लांट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। अब आज हम कौन सी डेट पर है, 1 अप्रैल 2001 पर, ठीक है। सो देन इट्स इनिशियल कॉस्ट वाज 1,20,000 which included an amount for decommissioning cost of रुपीज 10,000, यानी कि इसमें डीकमिशनिंग की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, ठीक है। सो देन इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है 1,20,000, और जो कि डीकमिशनिंग की कॉस्ट को हमें इंक्लूड करना ही होता है तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड करके दी हुई है जो कि 10,000 है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, विच रिप्रेजेंटेड रुपीज 70,400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल इन 40 ईयर्स, यानी कि 40 ईयर्स में जो उसका जो कॉस्ट है वो 70,400 है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है डीकमिशनिंग की 10,000 है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट का ये मीनिंग है। तो डिस्काउंटेड एट ए रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ 5% की रेट से इसको डिस्काउंटेड किया गया है, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 है, और 40 ईयर्स बाद उसकी डीकमिशनिंग की वैल्यू कितनी है 70,400। देन द एंटिटीज फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च, ठीक है। ऑन मार्च 2011, यानी कि 10 ईयर्स के बाद की वो बात कर रहा है। ऑन मार्च 2011 द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी हैज डिक्रीज्ड बाय, तो इसमें क्या बोला है कि लायबिलिटी क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है। अभी हमने देखो कॉन्सेप्ट किया था, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, प्रोविजन को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्रोविजन को हम क्या करते हैं डेबिट कर, वो इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करते हैं, और अगर डिक्रीज होती है तो हम प्रोविजन को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। और इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि एसेट कौन से मॉडल पर है। तो आगे आगे चलिए देखते हैं how the entity will account for the above changes in decommissioning liability if it adopts cost model पर जो है ये एसेट है, तो उसमें हम क्या करेंगे टू एसेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इसमें जो डीकमिशनिंग की लायबिलिटी है वो डिक्रीज हुई है, तो इसमें टू एसेट से ये हमारी एंट्री बनेगी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट फॉर 8,000 से हम इसको एंट्री पास करेंगे। एंड देन हमें क्या पूछा गया है इन द ईयर 2011, तो हमें क्या चीज़ें निकालनी होगी, देखिए इसके लिए हमें दो चीज़ें निकालनी होंगी। नंबर 1 हमें कैरिंग अमाउंट निकालनी होगी पीपीई की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, जो कैरिंग वैल्यू कितनी है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि जो 1 अप्रैल को जिसकी वैल्यू 1,20,000 है, तो आफ्टर 10 ईयर्स ऑन मार्च 2011 डेप्रिसिएशन में से लेस करके एडजस्टमेंट करके तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आइए चलिए हम इलस्ट्रेशंस को अच्छे से कवर कर लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट है ये इलस्ट्रेशन। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, पीपीई की जो वैल्यू है आज 1,20,000 है, ठीक है। उसमें हम 10 ईयर्स का डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि फुल ईयर की लाइफ जो है उसकी 40 ईयर्स की है, एंड 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन 30,000 का बनेगा। तो उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 90,000। अब उसने बोला कि 2011 को जो है वो डीकमिशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है तो हम उसमें से 8,000 को हम लेस कर देंगे, देन हमारा 82,000 की हमारी कैरिंग अमाउंट आएगी एसेट की, और उसमें से उन्होंने इन द ईयर 2011 की बात पूछी है, तो बाकी हमारा जो लाइफ रह गई है इसकी एसेट की 30 ईयर्स, उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर का हम डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, तो हमारा ये कैरिंग वैल्यू हमारा बचेगा। कैरिंग अमाउंट हमारा एसेट का कितना बचेगा 79,267। इसी तरह हम अनवाइंडिंग कर लेते हैं डीकमिशनिंग लायबिलिटी को, क्योंकि डीकमिशनिंग लायबिलिटी जो कि 10,000 सी जो इसमें इंक्लूडेड थी वो तो हमें इंक्लूड करना भी होता है, तो अलग से हम इसका अनवाइंडिंग करेंगे अप टू 10 ईयर्स 5% ऐड करते करते हर साल, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली आप इसको अलग से ऐड करके देखेंगे 5% देन 5% 10 ईयर्स तक, तो हमारा 6,290 आएगा। देन हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 16,300 आएगा। तो इसमें से हमें क्या करना होगा, क्योंकि अब डीकमिशनिंग लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है तो इसमें से हम उसको डिक्रीज करेंगे। सो देन ये आ जाएगा हमारा 8,300। तो देन हमारा उसमें क्या करना होगा, ये जो हमारी अनवाइंडिंग करना होगा इन द ईयर 11th ईयर में हम उस पर क्या करेंगे अनवाइंडिंग करेंगे 5% से, देन हमारा डीकमिशनिंग लायबिलिटी इंक्रीज होकर 8,715 हो जाएगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको
एक बार लिख कर प्रैक्टिस करना तो आपको बहुत इजी इजी लगेगा ये। तो हम आगे क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। तो इस तरह से हमने कैरिंग अमाउंट निकाला और एक बार डीकमीशनिंग लायबिलिटी निकाली। तो इसी तरह हम क्वेश्चन 6 में हमें दो चीजें निकालनी होंगी। नंबर 1 इज द कैरिंग अमाउंट एंड सेकंड इज द चेंजेस इन डीकमीशनिंग लायबिलिटी। अभी हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन 6, एन एंटिटी हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड ए रिलेटेड डिकमिशनिंग लायबिलिटी। तो इसमें क्या दिया गया है कि एंटिटी के पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसकी डिकमिशनिंग लायबिलिटी क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टार्टेड ऑपरेटिंग ऑन 1 अप्रैल। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है हम वैसे चलते रहेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें अच्छा लगेगा एंड हमारे से इजीली भी हो जाएगा। तो इसमें 1 अप्रैल की बात कर रहा है, 1 अप्रैल 2001 की, एंड यूजफुल लाइफ क्या है? 40 ईयर्स है। इसमें इनिशियल कॉस्ट कितना दिया गया है? 1,20,000 एंड दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट फॉर डिकमिशनिंग। इसमें भी क्या है? इंक्लूडेड है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह इंक्लूडेड था तो इसमें भी इसी तरह इंक्लूडेड है। डिकमिशनिंग की जो है 10,000 है एंड विच रिप्रेजेंटेड 70, यानी कि 40 ईयर्स बाद इसकी कितनी डिकमिशनिंग लायबिलिटी कितनी है? 70,400 एंड प्रेजेंट वैल्यू 10,000 है। तो इस तरीके से जो लाइफ दी गई है वो 40 ईयर्स दी गई है और अनवाइंडिंग रेट कितना दिया गया है? 5%। तो हम अभी इसने बोला है द एंटिटीज फाइनल ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम दैट ए मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ 1,15,000 इज ऑब्टेन्ड एट 31 मार्च 2004। देखिए कोई भी क्वेश्चन है पूरे एफआर में, पूरे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट पे, आपको डेट्स की तरफ जरूर ध्यान रखना है। अभी हम 1 अप्रैल पे थे, आज हम अभी चलते हैं 31 मार्च 2004। अब 3 इयर्स के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 इयर्स के बाद की हमें उस पर डेप्रिसिएशन लेस करना होगा अकॉर्डिंग टू यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स। तो 3 इयर्स का हमें डेप्रिसिएशन लेस करना होगा। देन उसकी जो फेयर वैल्यू दी गई है इस मशीनरी की कितनी दी गई है? अज्यूम दैट ए मार्केट बेस्ड डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ 1,15,000 की इसकी फेयर वैल्यू दी गई है। दिस वैल्यूएशन, आगे देखो क्या बोला गया है, पूरा पढ़ो इसको। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट। यानी कि इसमें से डीकमिशनिंग कॉस्ट इसमें ऐड नहीं है, जो कि हमें ऐड करनी होती है। जिस तरीके से ऊपर ऐड थी पहले से ही, इसमें अब हमें खुद से ऐड करना होगा। तो वो हमारी क्या आएगी? इसको, इस अमाउंट को हमें ऐड करना होगा तो वो हमारी डीकमिशन पूरी फेयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें पूरी फेयर वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों को ऐड करके। सो फिर आगे हमें क्या दिया गया है? विच रिप्रेजेंट्स नो चेंज टू द ओरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर द अनवाइंडिंग ऑफ 3 इयर्स डिस्काउंट। सो साथ साथ हमें अनवाइंडिंग करना होगा। तो हम आगे इसको पूरा पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट एज ए रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी, जो डीकमिशनिंग लायबिलिटी क्या है? डिक्रीज हो गई है। इसमें डिक्रीज होगा तो क्या होगा? एंट्री क्या पास होगी हमारी? प्रोविजन को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। प्रोविजन डेबिट। एक बार हम देखते हैं एसेट कौन से मॉडल पर चल रही है। देखो इसमें लास्ट में दिया गया कि एसेट जो चल रही है वो रिवैल्यूएशन मॉडल पर चल रही है। तो इसमें हम रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन लॉस वर्ड को यूज करेंगे। जो ऊपर जो एसेट चल रही थी वो कॉस्ट मॉडल पर चल रही थी, तो मैं उसमें एसेट वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो अब इसमें प्रोविजन जो है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि डिकमिशनिंग लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड देन हम इसके अगेंस्ट क्या, हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या होगा? रिवैल्यूएशन गेन हम वर्ड यूज करेंगे, रिवैल्यूएशन गेन। ठीक है, तो हमें क्या होगा? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन गेन 5,000 से हमें एक एंट्री इसकी ये पास होगी सबसे पहले। तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द एंटिटी डिसाइड्स दैट ए फुल valuation of the asset is needed at 31st March 2005 in order to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair value. So हमने एक एंट्री तो इसकी पास करी, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन सरप्लस। सबसे पहले मेन एंट्री इसकी हमें पास करनी होगी। द एसेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000 विच इज नेट ऑफ। अब कहाँ पे आए हैं ये? 31 मार्च 2005 के चल रहे हैं, यानी कि 1 साल के बाद की बात करी गई है। कितनी उसकी फेयर वैल्यू आकी गई है एंटिटी की, जो एसेट है उसको 1,07,000 विच इज नेट ऑफ एन अलाउंस फॉर द रिड्यूस्ड डीकमिशनिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इसमें जो है डीकमिशनिंग को इसमें ऐड नहीं किया गया। तो हमें जो डीकमिशनिंग लायबिलिटी कब की निकालनी होगी? 31 मार्च 2005 को।
तो उसको हमें इसमें ऐड करना होगा। तो आइए चलिए हम इसके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको एक अच्छे से किया हुआ है, आप यहाँ से इजीली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए एंटिटी क्वेश्चन में दिया गया था कि जो उसकी पीपीई की जो कॉस्ट है 1,20,000 है, तो इसमें 3 इयर्स के बाद की बात करी गई थी, तो हमें इसका डेप्रिसिएशन लेस किया तो 1,11,000 की कैरिंग अमाउंट आ गई। और उसमें हमें जो दिया गया था फेयर वैल्यू दिया गया था, उसमें हमें डिकमीशनिंग लायबिलिटी को जो मैं ऐड किया, तो ये हमारी जो फेयर वैल्यू आ गई 12,660, तो हमारी फेयर वैल्यू आ गई। इससे हमें क्योंकि फेयर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो हमें क्या हुआ, रिवैल्यूएशन गेन हो गया। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन गेन। इसी तरह हम 3 साल तक अनवाइंडिंग करेंगे। 3 साल का जो अनवाइंडिंग है इसमें, लेकिन जो इसमें जो अनवाइंडिंग की अमाउंट दे रखी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि 11,600 दे रखी है प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग की एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2004। सो हमें अभी क्या करना होगा, ऑन 31 मार्च 2005 की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन में 1 साल के बाद की, तो उसमें कैरिंग अमाउंट हम कितना लेंगे उसका, तो 12,660 को हम कैरिंग अमाउंट कंसिडर करेंगे ऑन 31 2005 को। ठीक है, सो हम आगे इसमें क्या जो इसमें हम उसकी कैरिंग वैल्यू को कंसिडर करेंगे और 1 साल का डेप्रिसिएशन इसमें लेस करेंगे, क्योंकि 2004 से हम 2005 पे आ रहे हैं, तो उस पे 1 साल का हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, जो कि बैलेंस यूजफुल लाइफ कितनी बची हमारी 37 ईयर्स की। 37 ईयर्स की यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, हमारा ये अमाउंट आएगा। देन हम फेयर वैल्यू निकालेंगे 31 मार्च 2005 का, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि जो फेयर वैल्यू है 1,07,000 है, और जो कि विदाउट एडिंग डिकमीशनिंग लाइबिलिटी है। तो हमें डिकमीशनिंग लाइबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना होगा, जो कि 31 मार्च 2005 को कितनी होगी। देखिए हमें 31 मार्च 2004 को दे रखी है डिकमीशनिंग लाइबिलिटी, क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि 11,600 की दी गई है। ठीक है, एंड इसमें हमें 1 ईयर का अनवाइंडिंग करना होगा। 580 का हमें अनवाइंडिंग किया हमने, तो इसमें से हमारा कितना आ गया 12,180। ठीक है, और इसमें से हमारी जो जो लाइबिलिटी थी वो डिक्रीज हुई है, तो इसको हम लेस कर देंगे, तो हमारा जो है डिकमीशनिंग लाइबिलिटी कितनी रह गई 7,180, क्योंकि एक की डिकमीशनिंग लाइबिलिटी हमारी 5,000 से डिक्रीज हुई थी, और इसके लिए हमें जनरल एंट्री क्या पास करी थी, प्रोविजन फॉर डिकमीशनिंग लाइबिलिटी टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये नोट्स आप हमारे इंस्टाग्राम से कलेक्ट कर सकते हैं, तो टेलीग्राम से आप ये नोट्स हमारे कलेक्ट कर सकते हैं। इनका हमने PDF डाला हुआ है, आप ये क्वेश्चन एज इट इज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है इसमें। तो ये हमारी डिकमीशनिंग लाइबिलिटी हमने इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ गया। इसमें हमारा रिवैल्यूएशन लॉस आया है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू कम हो गई, तो इसके लिए हमें क्या एंट्री पास करनी होगी, रिवैल्यूएशन लॉस अकाउंट डेबिट टू PPE, क्योंकि इसमें जो रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है एंटिटी को, एक एक एंट्री आप यहाँ से पास कर सकते हैं, एक आप एंट्री यहाँ से भी पास कर सकते हैं डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, और आगे हम इसका एक्सट्रैक्ट्स भी निकाल सकते हैं। देखिए 2004 को बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं, एंड 31 मार्च 2005 को बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स निकाल सकते हैं। PPE की वैल्यू लिखनी होगी, डिकमीशनिंग लाइबिलिटी कितनी है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जाएगा, और हमें रिवैल्यूएशन गेन या रिवैल्यूएशन लॉस कितना हुआ है वो हमें मेंशन करना होगा। तो इसमें सबसे पहले हमारा 31 मार्च को 2004 को चलते हैं। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी आगे गई थी 12,660, तो हम PPE की वैल्यू को इतना मेंशन करेंगे इसमें बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स में। और इसी तरह हमारे जो डिकमीशनिंग लाइबिलिटी थी जो 31 मार्च 2004 को कितनी थी 11,600, तो हम इसको मेंशन करेंगे। और हमारा का रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आया था, ये देखो हमने यहाँ पे निकाला था, जो 15,600 का हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस हम अदर इक्विटी में मेंशन करेंगे। इसी तरह 31 मार्च 2005 को हम बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, जिसमें कि PPE की वैल्यू को लिखेंगे इसमें, जो कि हमारी जो रिवैल्यूएशन की जो हमारी आई है फेयर वैल्यू कितने से हमने किया है, ये सेम अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन हम डिकमीशनिंग लाइबिलिटी जो हमने निकाली थी 7,180, इसको हम मेंशन करेंगे, प्लस हम एक मेन थिंग, और ये चीज़ ये जो मेन थिंग है इसमें हमें कितना, देखो रिवैल्यूएशन हमारे को सबसे पहले कितना रिवैल्यूएशन गेन हुआ था 15,600 का हुआ था, एंड देन हमें कितना गेन हुआ था
थाउजेंड का, ये देखिए जो हमने 5000 का हमें गेन हुआ था, जो प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई थी, तो हमारे को 5000 का ये गेन हुआ था। प्लस हमें क्या हुआ था, यहाँ पे एक लॉस हुआ था, रिवैल्यूएशन लॉस, यानी कि 2004 में हमें रिवैल्यूएशन गेन हुआ था एंड ईयर 2005 में हमें रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है, तो वो हम लेस कर देंगे। एंड प्लस जो 5000 का रिवैल्यूएशन गेन हुआ था डिक्रीज इन डिकमिशनिंग लायबिलिटी की वजह से, तो हमारा अदर इक्विटी में कितना बैलेंस बचेगा, 11,602। तो ये हमारा अदर इक्विटी में बैलेंस बचेगा। तो ये एक क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दोबारा इसी वीडियो को आप बैक करके दोबारा आप इसको रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अगर इनके सबको कोई डाउट है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, तो हम उसको आपका इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में कभी भी आ सकता है, इसके आने की चांसेस हैं पेपर में, तो आप इसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में आपको। तो देन हम आगे क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। ए लिमिटेड परचेज सम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 1 अप्रैल 2001 एंड एस्टिमेटेड देयर यूजफुल लाइफ फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंड एस फॉलोइंग वर द ओरिजिनल कॉस्ट एंड यूजफुल लाइफ। इसमें जो प्रॉपर्टी की जो है ओरिजिनल कॉस्ट दी गई है और यूजफुल लाइफ दी गई है, ठीक है। तो इसमें यूजफुल लाइफ दी गई है प्रॉपर्टी की, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज दी गई हैं, बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। Then A Limited uses the straight line method of depreciation, and on 1st April 2004 the entity reviewed the following useful lives of property, plant and equipment through an external valuation expert। तो उसमें दोबारा उसको कब रिवैल्यू किया गया है, आफ्टर 3 years, ऑन 1 अप्रैल 2004 को उसको दोबारा रिवैल्यू किया गया है, ठीक है। और उसकी लाइफ कितनी मानी गई है, 10 years। देन प्लांट एंड मशीनरी की 7 years एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की 5 years। तो उसके अकॉर्डिंग अब हमें निकालना है। इसमें बोला गया है, देखो नीचे स्पेशली लिखा गया है नो सैल्वेज वैल्यू फॉर द 3 कंपोनेंट्स, के लिए कोई भी सैल्वेज वैल्यू नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग कंसिडर करना होगा। आपको देखो ऐसे क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए कि अगर आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ गया तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कि जैसे इसमें डेट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 अप्रैल 2001 को है, फिर ये 2004 की बात कर रहे हैं, यानी कि 3 years के बाद जो ये जो बिल्डिंग्स है उनकी कितनी वैल्यू बचेगी, तो हमें उसको निकालना होगा। देन उसके अकॉर्डिंग जो हमने लाइफ को रिकंसिडर किया है, तो उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालना होगा। एक बार हम इसका आंसर गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए जैसे इसमें पर ईयर का डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया एज पर यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग। देन हमने 3 years का डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, क्योंकि 3 years के बाद की बात कर रहे थे, तो उसके बाद हमने उसका पर ईयर का डेप्रिसिएशन जो कि रिवाइज यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे, 10 से 7 एंड 5 years अप्रोक्सीमेटली के जो इसमें दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा बिल्डिंग्स का, प्लांट एंड मशीनरी का एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का। टोटल इसमें 26 लाख आ रहा है एंड ऊपर क्या था, 25 लाख आ रहा था पर ईयर का, ठीक है। तो इसमें कितना चेंज आ रहा है, जो कि 1 लाख का जो है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2005, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। मिस्टर एक्स इज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ एबीसी लिमिटेड, ए लिस्टेड एंटिटी विच रिप्रेजेंट्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स in accordance with India's। Mr. X has recently reproduced the final draft of the financial statements of ABC Limited on 31st March 2018 to the managing director, Mr. Y, for approval. Mr. Y, who is not an accountant, has raised the following query from Mr. X after going through the draft financial statements. Then the notes to the financial statements state that प्लांट एंड इक्विपमेंट, देखिए इस हम स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे। जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है इज हेल्ड अंडर द कॉस्ट मॉडल, यानी कि उसको हम किस मॉडल पर लेकर चल रहे हैं, कॉस्ट मॉडल पर लेकर चल रहे हैं। हाउएवर प्रॉपर्टी विच इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इज रीवैल्यूड एनुअली टू फेयर वैल्यू। उसको हम जो प्रॉपर्टी को हम किस पे मान रहे हैं, फेयर वैल्यू पर मान रहे हैं, लेकिन जो प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसको कॉस्ट मॉडल पर लेकर चल रहे हैं। चेंजेस इन फेयर वैल्यू आर समटाइम्स रिपोर्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट यूजुअली इन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम, यानी कि उसको अगर उसकी प्रॉपर्टी की जो लाइफ है, अगर वो उसकी
वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उसको हम किस में डालेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, जो कि हमारा ओसीआई में जाता है, जिसको हम अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी बोलते हैं। तो हम एंड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ its carrying amount is much higher than for owner occupied property. And another note states that property owned by ABC Limited but rent out to others is depreciated annually. जो प्रॉपर्टी है वो रेंट आउट की गई है तो उसको एनुअल डेप्रिसिएशन भी लगाया जाता है एंड नॉट फेयर वैल्यू, उसको फेयर वैल्यू पर नहीं मानेंगे जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है, ठीक है। तो इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर वाई इज ऑफ द ओपिनियन दैट देयर इज नो कंसिस्टेंट ट्रीटमेंट ऑफ पीपीई आइटम्स इन द अकाउंट्स, हाउ शुड द फाइनेंस कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी फ्रॉम द मैनेजिंग डायरेक्टर। देखिए सबसे पहले जो प्रॉपर्टी रेंट पर दी गई है उसको फेयर वैल्यू पर कभी कंसिडर नहीं करते, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया गया है, और उसका हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो हम एक बार इसका आंसर को थ्रू कर लेते हैं। ये देखिए इसमें जो लास्ट स्टेटमेंट दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि प्रॉपर्टी विच आर हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज आर नॉट अकाउंटेड अंडर इंडिया 16, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से दी गई है, जो प्रॉपर्टी रेंट के लिए दी गई है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेंगे, जो कि इंडेक्स 40 कवर करता है। तो जो प्रॉपर्टी हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से की गई है तो उसको हम फेयर वैल्यू पर कंसिडर नहीं करेंगे। एंड एज पर इंडेक्स 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर ए कॉस्ट मॉडल, तो उसको हम कॉस्ट मॉडल पर कंसिडर करेंगे। एंड एबीसी लिमिटेड हैड अप्लाइड द कॉस्ट मॉडल एंड दस अवर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम द ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को हम किस पे मानेंगे, रिवैल्यूएशन मॉडल पर कंसिडर करेंगे, और जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमने एसेट ली है तो उसको हम एज पर इंडेक्स 40 करेंगे, और जो कि कॉस्ट मॉडल पर हमेशा डील करेंगे। तो हम आगे इलस्ट्रेशन 9th की तरफ चलते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। देन हम इलस्ट्रेशन 9 की तरफ चलते हैं। क्या दिया गया है, कंपनी एक्स परफॉर्म्ड ए रिवैल्यूएशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी at the beginning of 2001 the following information relates to one of the machinery, ठीक है। देन ग्रोस कैरिंग अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से 80 रुपीज़ का दिया गया है। देन नेट कैरिंग अमाउंट कितना बचा, 120 का, एंड फेयर वैल्यू जो है वो 150 का है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या दिया गया है, यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 10 ईयर्स एंड द कंपनी यूजेज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है और कंपनी क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कर रही है। रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो 4 ईयर्स के बाद जो है रिवैल्यूएशन किया जाता है। हाउ शुड द कंपनी अकाउंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन, स्पॉट योर आंसर विद जनरल एंट्रीज। तो हमने 4 ईयर्स का इस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। इसमें सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन से क्या हम कंसिडर कर सकते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 80 रुपीज़ का, तो हमें इसके लिए एंट्री पास करनी होगी, ठीक है। देन हमारा जो नेट कैरिंग अमाउंट है और हमारा जो फेयर वैल्यू है वो कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 30 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो 30 रुपीज़ का इंक्रीजमेंट हो रहा है हमारा, कितना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 30 अपॉन हमारा कितने पर इंक्रीज हुआ है, 120 पर, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 25%, ठीक है। 25% हमारा इंक्रीज हुआ है, जो कि फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं और एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए तो सबसे पहले हमें इसकी एंट्री पास करनी होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी जो कि 80 रुपीज़ से क्वेश्चन में दी गई है। इसी तरह जो प्लांट एंड मशीनरी है जो कि 30 रुपीज़ से बढ़ गई है, ठीक है, जो कि फेयर वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई है। तो प्लांट एंड मशीनरी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व में 30 रुपीज़ को हम डाल देंगे, तो सेकेंड एंट्री हमारी ये पास करेंगे। तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू कितनी बची, 150 फेयर वैल्यू हो गई है उसकी, ठीक है। तो 150 जो फेयर वैल्यू हो गई है उसको आगे हम 6 ईयर्स तक हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो कितनी है, 10 ईयर्स, एंड 4 ईयर्स के बाद की हमें बातें की गई हैं, और ये 6 ईयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा 25 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ये देखिए जो हमें ये जो फेयर वैल्यू दी गई है 150 की जो फेयर वैल्यू दी गई है, ठीक है, ये आफ्टर 4 ईयर्स दी गई है। तो मतलब आगे कितने बैलेंस ईयर्स बचे, 6 ईयर्स बचे। तो जो 150 है तो 150 को हम 6 से डिवाइड करेंगे और पर ईयर हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 25 का हमारा पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे।
इसी तरह तो हमने देखो यहाँ पे 25 की एंट्री पास करी है, जो 25 रुपीज की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड टू प्लांट एंड मशीनरी पर ईयर डेप्रिसिएशन हमने निकाला है। सब्सिक्वेंट टू रिवैल्यूएशन के बाद की जो पर ईयर हमने डेप्रिसिएशन निकाला है वो 25 रुपीज। इसी तरह जो पॉइंट ए में हमने क्या किया है, इसमें जो मशीनरी है उसको रीस्टेटमेंट किया है, क्योंकि ऊपर जो हमने दी गई थी वो 200 दी गई थी, ठीक है। तो और 25% से हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, क्वेश्चन में बताते हैं। जैसे ये 200 की मशीनरी थी, ठीक है, एक बार हम इसमें 200 की मशीनरी थी, 25% इसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर हम इसको रीस्टेटमेंट करेंगे तो 200 का 25% कितना होगा, 50 होगा। 200 का 25% 50, तो हम इसमें एसेट हमारी कितनी इंक्रीज हो गई, 50 से। तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट हमारी कितनी हो गई, 50 से इंक्रीज हो गई। और इसी तरह जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 80 का 25% कितना होएगा, 20। तो हमारी डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, टू डेप्रिसिएशन जो कम हो जाएगी वो 20 से हो जाएगी, 25% जो 80 का, ठीक है। तो इसका 25% हमें डिक्रीज करना है। इसमें से बाकी कितना बचा हमारा, 30। तो बाकी हमारी जो एसेट बची है वो 30 बचेगी। तो उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन सरप्लस मानेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए जो हमारी इसमें 50 रुपीज से हमारी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। 80 का हमने 25% किया जो कि 20 बना, एंड हमारा रिवैल्यूएशन रिजल्ट कितना आ जाएगा, 30 रुपीज से आ जाएगा। इस तरीके से हमारी जो ये एंट्री पास हो जाएगी। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा देखिए दोबारा एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमने रीस्टेटमेंट किया है जो कि 25% से इंक्रीजमेंट हुआ है। तो इसको भी हम 25% से इंक्रीज करेंगे जो कि 50 रुपीज होगा। 200 का 25%, तो एसेट बढ़ जाएगी। और इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिक्रीज होगा 25% ऑफ 80, तो टू डेप्रिसिएशन 20, एंड देन बाकी जो अमाउंट जाएगा वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस में हमारा जाएगा 30 रुपीज। तो ये इस तरीके से हमारी ये एंट्री पास हो जाएगी। आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आप एक बार इसको दोबारा क्वेश्चन को लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो देन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मैनी क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मस्ट द एंटिटी डिस्क्लोज। तो देखिए इसमें कितनी क्लासेस में इसको डिस्क्लोज करना है। तो जो इंडेक्स 16 है वो आपको क्या बोलता है कि मटेरियलिटी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी आइटम कौन सी क्लास में जाएगी। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू आंसर दिस क्वेश्चन वन मस्ट टेक ए मटेरियलिटी जजमेंट लेना होगा हमें कि कौन सी आइटम कौन सी क्लास में जाएगी। डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हम कंसिडर कर सकते हैं इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग। जैसे देखिए हम इसको ऊपर पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी ए वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट इंटेंड्स टू कंस्ट्रक्ट इट्स न्यू एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ए है वो एक वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड है, उस पर क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटर हेडक्वार्टर। तो वो एक अलग क्लास में जाएगी, नंबर 1 क्लास में जाएगी ये अलग से। एंड ये प्लॉट ऑफ लैंड है एक अलग से, उस पर हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेट्स एज ए लैंडफिल साइट। उस पर हम कोई लैंडफिल साइट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट है, क्योंकि ये जो ऊपर हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट किया है जो कि हेडक्वार्टर से रिलेटेड है, और ये एक अलग से साइट है, तो इसको हम सेकंड क्लास में मानेंगे, एक डिफरेंट क्लास में मानेंगे। ठीक है। देन प्रॉपर्टी सी है वो ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट्स एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर आर बिल्ड, एक अलग से है ये, तो इसके लिए डिफरेंट क्लास जाएगी। देन प्लॉट ऑफ लैंड ऑन विच इट डायरेक्ट सेल्स ऑफिस इज बिल्ट, तो ये एक अलग से डायरेक्ट सेल ऑफिस और जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड जो बिल्डिंग बनाई गई है तो वो अलग से है, तो ये डिफरेंट क्लास में जाएगी हमारी। इसी तरह प्रॉपर्टीज E1 से E10 10 सेपरेट रिटेल आउटलेट्स एंड द लैंड ऑन विच दे आर बिल्ट, तो ये रिटेल आउटलेट्स हैं, तो ये अलग क्लास में जाएंगे हमारे। ठीक है। So then equipment A computer system at its headquarters and direct sale office that are integrated with the point of sale computer systems in the retail outlets. So ये computer system से related headquarters के खर्चे हैं। Then equipment B point of sale computer system in each of its retail outlets. तो ये computer systems के से हम एक अलग consider कर सकते हैं क्लास इनके लिए। तो जन furniture and fittings in its administrative headquarters, तो ये अलग से है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के अलग से होते हैं। देन शॉप
फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स इन रिटेल आउटलेट्स में अलग से कंसिडर करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास में हम अपनी मटेरियलिटी जजमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बार हम आंसर को गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया, ए क्लास ऑफ एसेट इज डिफाइंड एज ए ग्रुपिंग ऑफ एसेट ऑफ ए सिमिलर नेचर एंड यूज इन एंटिटीज ऑपरेशंस। द नेचर ऑफ लैंड विदाउट ए बिल्डिंग इज डिफरेंट टू द नेचर ऑफ लैंड विद ए बिल्डिंग। देखिए इसमें क्या है, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के नेचर और उसके यूज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि नेचर क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और उसको यूज किस तरीके से किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। Consequently, land without a building is separate class of asset from land and building. So furthermore, the nature and use of यानी कि nature पे depend करता है and use of land पर depend करता है, operated as a landfill site is different from vacant land. Hence, the entity should disclose property A separately. The entity must apply judgment to determine whether the entity's retail outlets are sufficiently different in nature and use from its office buildings and thus constitute a separate class of land and buildings. The computer equipment is integrated across the organization. ये हमारा एक important word है, integrated across the organization, क्योंकि जो computer equipments है वो एक single separate class में consider करेंगे. Then furniture and fittings used for administrative purpose could be sufficiently different to shop fixtures and fittings in retail outlets to be classified into separate क्लासेस ऑफ एसेट्स। इस तरीके से हम उसको सेपरेट क्लासेस में कंसिडर करेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 11 हेवन लिमिटेड। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हम इस क्वेश्चन को अभी इसको करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। हेवन लिमिटेड हैड परचेज्ड ए मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर 30 lakhs। उन्होंने मशीनरी परचेज करी, जो कि हेवन लिमिटेड है उसने क्या करी है, मशीनरी परचेज की है फॉर ₹30 lakh की, विच इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स बुक्स एट ए रिटन डाउन वैल्यू ऑफ ₹17,50,000। 17,50,000 पर उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू को कंसिडर किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2006 को। 1 अप्रैल 2006 को, यानी कि कितने साल बाद। अब मैंने बोला था कि हमें डेट्स का बहुत ध्यान रखना है। जितने भी इंडियस के क्वेश्चन है, कोई भी एफआर में है, तो हमें डेट्स को कंसिडर करके चलना होगा। पहले हम 2001 पर थे, अब 5 साल बाद की बात कर रहा है, ठीक है। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2006 की, तो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 17,50,000, यानी कि कितनी वैल्यू कम हो गई, 12,50,000। 5 ईयर्स में 12,50,000 की जो वैल्यू है वो कम हो गई, यानी कि पर ईयर का कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 2,50,000। देखिए 30 लाख में से आप 17,50,000 को लेस करेंगे तो वो कितना बचेगा, 12,50,000 बचेगा आपका। इसमें से कितना आपका, जब 30 लाख में से आप इसमें से इसको लेस करेंगे, ठीक है, 17,50,000 को, तो आपका कितना बैलेंस बचेगा, 12,50,000 का उसका बचेगा। तो आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2,50,000 का जो आएगा वो आपका पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हुए चलते हैं कि द कंपनी हैज एस्टिमेटेड एन अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ 10% ऑन 1 अप्रैल 2006 टू अराइव एट ए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। सो आगे दिया गया है, हेवन लिमिटेड अवेल्ड द ऑप्शन गिवन बाय इंडिया ऑफ ट्रांसफरिंग सम ऑफ द सरप्लस as the asset is used by an enterprise. Then on 1 April 2008, 1 अप्रैल 2008 की बात कर रहा है, कितने ईयर्स बाद, 7 ईयर्स बाद, the machinery was revalued downward by 15% and the company also re-estimated the machinery's remaining life to be 8 years. So remaining life उसने कितनी कंसिडर करी, 8 years। देखिए कब करी उसने, 7 years के बाद, ठीक है। तो remaining life उसकी कंसिडर करी 8 years। Then the machinery was sold for 9,35,000. The company charges depreciation on straight line method. तो हमें इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकालना है, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेवन लिमिटेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। तो हमें इनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है मशीनरी अकाउंट में, जो कि हम एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम कर लेते हैं इसको। इसमें देखिए हमें बोला गया था कि जो मशीनरी की जो वैल्यू है वो 30 लाख थी और 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 17,50,000 हो गई थी, ठीक है। तो मतलब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा, 12,50,000, और पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा, 2,50,000। उसके अकॉर्डिंग हमारा 2,50,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन हो गया।
और 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी बची थी हमारी 17,50,000, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बाकी लाइफ कितनी कंसिडर करी हमने, 7 ईयर कंसिडर करेंगे, यानी कि टोटल लाइफ कितनी हो गई, 12 ईयर्स की लाइफ हो गई जो मशीनरी की है वो इसके अकॉर्डिंग 2,50,000 के अकॉर्डिंग। इसमें हमने देखिए मशीनरी की लाइफ निकाली है इस क्वेश्चन में हमने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके। तो हम आगे हमें क्या दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, जो कि हम 11th स्टैंडर्ड से बनाते आ रहे हैं। सेम अकाउंट है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि हमने मशीनरी खरीदी थी 30 लाख की, तो टू बैंक अकाउंट से जाएगा। पर ईयर हम उसमें से डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने साल तक लगाएंगे, 5 ईयर्स तक हम 2,50,000 देन ईयर 4 में, देन ईयर 5 में हम इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। देन हमारी जो मशीनरी की जो है बैलेंस हमारा बच गया 17,50,000 का हमारा जो है बैलेंस बच गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लाएंगे। देन उसमें बोला गया है कि 5 ईयर्स के बाद 10% का अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया है, तो उसको हमने अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया तो उसकी वैल्यू कितनी बन गई मशीनरी की, 19,25,000, ठीक है। तो उसके बाद हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस पर, तो उसकी डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे इस पे हम, क्योंकि उसके बाद कितने साल बाद की बात कर रहा है, हमने टोटल लाइफ कितनी निकाली थी मशीनरी की, 12 ईयर्स, ठीक है। तो अब 5 साल हो गए, तो 5 साल के बाद बाकी बचे जो 7 ईयर्स है उसके अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 2,75,000 का हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे मशीनरी पे। तो हम नेक्स्ट उसमें जो ईयर नंबर 6 में कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 2,75,000, तो 2,75,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। देन ईयर 7 में 2,75,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो देन हमें आगे कितना बैलेंस बच गया, इतना बैलेंस बच गया। हम आगे हमने देखिए क्या बोला है इसमें कि इन्होंने जो हमें हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना था, 1,75,000, ठीक है। तो 1,75,000 हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस था यहाँ पे। अभी हमारे पास कितना रिवॉल्यूशन सरप्लस था, 1,75,000। एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ से गया 25,000 एंड एक्स्ट्रा हमारा डेप्रिसिएशन गया 25,000, यानी कि टोटल हमारा कितना डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चला गया, 50,000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चला गया। जो हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना बचा, 1,25,000 का हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस बचा यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे को अब यहाँ पे डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया है। उसमें देखिए डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन कितना किया गया है, उसमें क्वेश्चन में बोला गया कि 15% डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया है। तो 13,75,000 का 15% डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन करके कितना अमाउंट आया, 2,06,250। तो हमारी रिवॉल्यूशन अमाउंट कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, जो उसकी यूजफुल लाइफ को रिवाइज किया गया था। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो कि 8 ईयर्स कंसिडर करी गई थी। देखिए यहाँ पे यूजफुल लाइफ को क्या किया गया था, हमने क्वेश्चन में पढ़ा था यूजफुल लाइफ इज रिवाइज टू 8 ईयर्स। तो उसके बाद कब करी गई है, ऑन 1 अप्रैल 2008 को। और मशीनरी की जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड की गई है, और मशीनरी बेची कब गई है, 2010 में बेची गई है। तो 2008 से लेके हमें क्या करना होगा, 2008 में एंड 9 में, उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रिसिएशन लगाना होगा इसमें। और देखिए हमने क्या करना, 2007 में हमने किया, देन 2008 में हमने उसको डाउनवर्ड किया कितना, 15% से, ठीक है। तो ये हमारा इतना डाउनवर्ड किया, तो उसको हम सेट ऑफ कैसे करेंगे, हमारे पास रिवॉल्यूशन सरप्लस कितना बाकी था, 1,50,000, उससे हम उसको नहीं 1,25,000 जो हमारे पास बचा था, तो उसको हम वहां से सेट ऑफ करेंगे, और जो बाकी अमाउंट है उसको हम P&L में कैरी उससे सेट ऑफ करेंगे, P&L अकाउंट से। एंड देन जो बाकी का जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, यहाँ से हम डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे, जो कि हम 8 ईयर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए हमें ये जो दिया गया है, जो हमारा बैलेंस जो बचा था, तो उसको हम पर ईयर डेप्रिसिएशन मानेंगे 81,250। तो हमारा ये डेप्रिसिएशन, इसको हम P&L से मानेंगे, जो हमारा P&L से हमने सेट ऑफ किया, 1,25,000 का हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस था, 2,06,250 जो हमारा डाउनवर्ड था, उसमें से बाकी हमने P&L से किया था। और ये देखिए हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट कहाँ से निकाला है, जो कि 8 ईयर्स के अकॉर्डिंग जो वैल्यू बचती थी 1,46,094 का हमने डेप्रिसिएशन कंसिडर करेंगे इसमें। देन जो बैलेंस अमाउंट बचा हमारा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी को हमने कब बेचा, 2010 में हमने उसको बेच दिया,
सो 1 अप्रैल 2009 को उसकी बैलेंसिंग फिगर जो हमारी बची है इतनी बची है, देन हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, देन प्रॉपर्टी को हम बेच देंगे तो 9,35,000 पर बेच देंगे, देन हमारा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इसमें एक बार अपवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया है और एक बार डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया है। जब डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन किया गया है तो उसको हम रिवॉल्यूशन रिजर्व से हमने उसको सेट ऑफ किया है, देन बाकी प्रॉफिट एंड लॉस से किया है, एंड अगेन उसकी लाइफ को हमने इसमें रिकंसिडर किया है, यूजफुल लाइफ को 8 ईयर्स से। तो इसके अकॉर्डिंग हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, एंड में मशीन को बेच दिया, एंड उसमें से हमने जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो वो हमने बैलेंसिंग फिगर में इसका निकाला है। तो हमारे ये इंडिया 16 के टेस्ट ईयर नॉलेज क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जो कि हम इसको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। दोबारा दोबारा आप इसको रिवाइज करते रहिए, ये ऑल क्वेश्चंस इजी हैं, एक बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको यही बोलूँगी। एंड हम आगे नेक्स्ट इंडियस के साथ मिलते हैं जल्दी ही, तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिएगा।